17 जून 2024 की सुबह मुंबई से वर्ली एरिया में जो हुआ वो किसी भी एंगल से कंफ्यूजन वाला केस नहीं था, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें चीजें इमीडिएटली क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं होती, क्योंकि सुबह के वक्त एक BMW कार एक 2 व्हीलर को हिट करती है और इस एक्सीडेंट में कावेरी नखवा की मौत हो जाती है। और जो चीज इस केस को और ज्यादा हॉरिफाइंग बनाती है वो ये है कि इंपैक्ट के बाद भी गाड़ी रुकती नहीं है और बॉडी को काफी डिस्टेंस तक ट्रैक किया जाता है, जिसका CCTV फुटेज बाद में पब्लिक डोमेन में आता है और जहां आई विटनेसेस भी क्लियरली बताते हैं कि ये मोमेंटरी मिस्टेक नहीं बल्कि कंटिन्यूड एक्शन था। इस केस में एक्यूज का नाम था मिहिर शाह और एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो होना चाहिए था वो ऑब्वियस था, क्योंकि एविडेंस प्रेजेंट था, कार ट्रेसेबल भी थी, लेकिन फिर भी एक्यूज तुरंत पुलिस कस्टडी में नहीं होता और यहीं से पब्लिक का गुस्सा धीरे धीरे शॉक से एंगर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, क्योंकि जब CCTV फुटेज होने के बाद भी कोई सीधा अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखता तो लोग समझ जाते हैं कि ये डिले नॉर्मल इनएफिशिएंसी नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद जो पैटर्न दिखता है वो फेमिलियर नहीं बल्कि डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि मिहिर शाह कुछ दिन तक लॉ से दूर रहता है, जबकि विक्टिम की फैमिली को शॉक, ग्रीफ और ट्रॉमा के बीच इमीडिएटली अकेले छोड़ दिया जाता है। कैसे खींच के लेके गया साला वो, उसको थोड़ा भी दया दिया साला। थियरी के लेवल पे ये केस एक अनकंफर्टेबल सच एक्सपोज करता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में डिले सिर्फ इनएफिशिएंसी नहीं होता बल्कि पावर के हाथ में टैक्टिकल एडवांटेज बन जाता है कि अगर आप पैसे वाले हो एंड अगर आपने क्राइम किया है एंड अथॉरिटीज अगर टाइम पे केस को प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने रिसोर्सेज से केस को बदल सकते हो, क्योंकि डिले से पब्लिक अटेंशन ठंडी होती है, एविडेंस पे प्रेशर कम होता है और एक्यूज्ड को अपनी पोजीशन स्टेबलाइज करने का टाइम मिलता है, जबकि विक्टिम के लिए हर गुजरता दिन एक और बंद दरवाजा बन जाता है। इस आउटरीच को और ज्यादा सीरियस बनाता है ये फैक्ट कि मिहिर शाह के फादर राजेश शाह एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और एक्सीडेंट के बाद उन पर अपने बेटे को बचाने और इन्वेस्टिगेशन से दूर रखने की कोशिश करने के एलिगेशंस लगते हैं, जिसके बाद उन्हें भी अरेस्ट किया जाता है। 9 फरवरी 2026 को कानपुर में जो हुआ वो सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन था, जहां से लोगों ने ओपनली देखा कि जब पावर इन्वॉल्व होती है तो एक्सीडेंट के बाद का सीन कैसे रीराइट किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही लग्जरी लैम्बोर्गिनी ने पब्लिक रोड पे मल्टीपल लोगों को इंजर किया और केओस क्रिएट हुआ, उसी वक्त क्राउड गैदर होने लगा, लोग शॉक में थे और लोग नेचुरली सवाल पूछ रहे थे कि गाड़ी कौन चला रहा था। पर एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो ग्राउंड रियलिटी थी वो ये थी कि शिवम मिश्रा को डायरेक्टली पुलिस के हवाले नहीं किया गया बल्कि उसके सिक्योरिटी वालों के थ्रू शील्ड किया गया। और जब लोग इंजर्ड विक्टिम्स को देख रहे थे तब उन्होंने ये भी देखा कि एक्यूज को सिचुएशन से क्वाइटली रिमूव किया जा रहा है। और इसी मोमेंट पे आउटरीच शुरू होता है, क्योंकि जब एक कॉमन आदमी एक्सीडेंट करता है तो पब्लिक स्पेस में उसे बचाने का कोई बफर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बफर पहले से मौजूद था। ये स्पेशल ट्रीटमेंट इसीलिए क्योंकि शिवम मिश्रा कानपुर के टोबैको बिजनेसमैन के मिश्रा का बेटा है और उसका बैकग्राउंड एक प्रिविलेज्ड बिजनेस फैमिली से आता है। और यहीं पे एक फन फैक्ट बताऊं, के मिश्रा के प्रेमाइसेस से करोड़ ऑफ रुपीस की कैश रिकवरी क्लेम की गई थी, जिसके बाद फैमिली के नाम पहले भी लॉ एनफोर्समेंट सिक्योरिटी में आ चुकी है। कांग्रेचुलेशंस अंकल जी, बेटा नाम रोशन कर रहा है यार। इसी इंसिडेंट के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉर्मली स्टार्ट होती है और ऑफिसर शिवम मिश्रा के घर पहुंचते हैं तो एक और अनयूजुअल सीन सामने आता है, क्योंकि पुलिस को एक्यूज के पेरेंट्स से मिलने के लिए वेट करना पड़ता है। ऑफिसर्स रेसिडेंस के बाहर खड़े रहते हैं और ये वेटिंग सिर्फ फिजिकल वेटिंग नहीं होती बल्कि एक सिंबॉलिक मोमेंट बन जाता है, जहां लॉ खुद एक प्राइवेट बाउंड्री के बाहर रुक जाता है और पब्लिक ये सब देख रही होती है। एक मिनट, यहां क्या गली क्रिकेट चल रहा है कि बैटिंग नहीं मिली तो बैट लेके घर चला गया, अभी मैच रुकवाया है, बाहर आएगा, सूसू पॉटी करेगा, फिर केस चलेगा, क्या चल रहा है ये? इसी दौरान जब पुलिस प्रोसीजरल स्टेप्स लेने की कोशिश करती है तब इनिशियल FIR में ड्राइवर का नाम अननोन लिखा जाता है, जबकि एक्सीडेंट के तुरंत बाद से ही CCTV फुटेज और आई विटनेसेस अकाउंट सर्कुलेट होने लगते हैं और यहीं पे पब्लिक का गुस्सा और डीपन हो जाता है, क्योंकि जो चीजें सेकंड्स में क्लियर होनी चाहिए थी वो स्लो होती हुई दिखती है। 19 मई 2024 की रात पुणे की कल्याणी नगर एरिया में जो हुआ सिर्फ एक शहर का रोड एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक नेशनल वेकअप कॉल बन गया, क्योंकि रात के 2:30 बजे एक पोर्श टाइकन हाई स्पीड पे एक मोटरसाइकिल को हिट करती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर 2 जिंदगियां वहीं खत्म हो जाती है। और जो बात इस इंसिडेंट को अलग बनाती है वो सिर्फ कार की स्पीड नहीं होती बल्कि ये फैक्ट होता है कि कार एक 17 साल का माइनर लड़का चला रहा होता है जिसका नाम
नाम होता है वेदांत अग्रवाल। इस एक्सीडेंट में जो दो लोग मारे जाते हैं उनके नाम थे अनीश अवध्याय और अश्वनी कोश्ता, और दोनों मध्य प्रदेश से पुणे काम पे जा रहे थे क्योंकि ये दोनों आईटी प्रोफेशनल्स थे और अपनी जिंदगी के अर्ली करियर फेज में थे। और उस रात वो घर वापस जाने ही वाले होते हैं कि बिना किसी को वार्निंग दिए उनको उड़ा दिया जाता है। एक्सीडेंट के बाद जो होना चाहिए था वो क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग काफी क्लियर होता है, क्योंकि ओवर स्पीडिंग एलिगेशंस, अल्कोहल कंजम्पशन के क्लेम्स और 2 फेटालिटीज इन्वॉल्व थी, जहां नॉर्मली स्ट्रिक्ट कस्टडी और सीरियस सेक्शंस लगने चाहिए थे। लेकिन जो हुआ उसने पूरे देश को शॉक कर दिया, क्योंकि एक्यूज्ड माइनर होने के कारण जुवेनाइल जस्टिस प्रोसेस में चला जाता है और वेरी अर्ली स्टेज में रिलीफ मिलता हुआ दिखता है, जहां एक 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने को बोला जाता है जैसे कंडीशंस पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट होती है, और यहीं से आउटरीच एक्सप्लोड होता है। इस केस में लोग इसीलिए गुस्सा नहीं होते कि लोग मर गए हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने देखा है कि सिस्टम सीरियसनेस को कैसे डाइल्यूट कर सकता है जब एक्यूज्ड के पास रिसोर्सेज होते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये एलिगेशंस भी सामने आते हैं कि ब्लड सैंपल्स के हैंडलिंग को लेकर इरेगुलरिटीज हुई हैं, क्लब्स और बार्स में माइनर्स को दारू क्यों पिलाई जा रही है, और एविडेंस चेन पे सवाल उठते हैं। और जब इन चीजों के बाद भी इनिशियल कॉन्सिक्वेंस सॉफ्ट दिखते हैं तो पब्लिक को यह फील होता है कि लॉ सिर्फ क्राइम को नहीं बल्कि क्रिमिनल के प्रोफाइल को भी इवैल्यूएट करता है। वेदांत अग्रवाल के फादर विष्णु अग्रवाल का एक्सीडेंट से पहले कोई पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, पर इस केस के बाद सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन पर एविडेंस मैनिपुलेशन और ब्लड सैंपल टैंपरिंग जैसे सीरियस एलिगेशंस लगते हैं, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है। और यहीं से पब्लिक आउटरीच और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, क्योंकि लोगों को यह क्लियर दिखता है कि प्रिविलेज सिर्फ एक्सीडेंट के पहले लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस नहीं करता, बल्कि एक्सीडेंट के बाद जस्टिस के प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है। और इसी मोमेंट पे केस एक इंडिविजुअल मिस्टेक से निकलकर एक सिस्टमिक फेलियर का एग्जाम्पल बन जाता है। आज ये वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन ये सिर्फ 3 केसेस की बात नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट के बाद सिस्टम सबके लिए एक जैसा काम नहीं करता तो फिर एक्सीडेंट और क्राइम के बीच का फर्क सिर्फ शब्दों का रह जाता है। और फिर अगर हम हर बार थोड़ा गुस्सा होकर चुप हो जाते हैं तो ये साइलेंस ही वो जगह बन जाती है जहां इनजस्टिस सेफ महसूस करता है। इसीलिए अवेयर रहना सिर्फ जानना नहीं होता, बल्कि बोलना, सवाल पूछना और याद रखना होता है, क्योंकि जब तक आम लोग वोकल नहीं होते तब तक पावर को ये लगता रहेगा कि वो हर चीज के बाद भी बच सकता है। और शायद सबसे डेंजरस बात आज के टाइम की एआई नहीं है, ये है कि आज जो हम दूसरों के साथ होते हुए देख रहे हैं, कल वही हम में से किसी के साथ भी हमारे घर पे हो सकता है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द टॉप 3 एक्सीडेंट्स ऑफ इंडिया। इन तीनों में से आपका फेवरेट वर्स्ट केस कौन सा है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ एयरफैन, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो, सेफ रहो एंड बाकी लोगों को भी सेफ रहने दो। बाय बाय।